केमिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 10 का कार्बन तथा उसके यौगिक। तो हम सभी जानते हैं कार्बन के बिना हमारा जीवन कभी भी संभव नहीं है। हमारे भोजन, रहन सहन और अन्य पदार्थ जो निर्मित होते हैं वो कार्बन से ही निर्मित होते हैं। तो कार्बन के हम जानेंगे महत्व कि हमारे दैनिक जीवन में भी क्या क्या महत्व है। तो पहले जाना है कि भूप्रपट्टी पर इसकी उपस्थिति 0.2 और ये वायुमंडल में पाए जाते हैं 0.03%। इसकी अधिकता से भी कार्बन जब अन्य तत्व से मिलकर अभिक्रिया करके जब यौगिक बनाते हैं तो इससे वायुमंडल में इफेक्ट पड़ता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और जिसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से कार्बनिक यौगिक का महत्व समझना है। जितने भी प्रकार के दवा बने होते हैं, दवा, पेंट, स्याही और अन्य प्रकार के रेसे, ये सभी कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। हमारा दैनिक जीवन में 90% जितना भी कार्य होता है या जितना भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं वे सभी की सभी वस्तुएं कार्बन से ही बने होते हैं। अब है कि कार्बन अलग अलग तत्वों में अलग अलग रूपों में खोजे गए। तो कार्बन का जो महत्ता है 3 मुख्य अवयव है, यानी अपरूप। तो 3 अपरूप हैं। इस अपरूप को हम जानते हैं हीरा के रूप में, फिर जानते हैं ग्रेफाइट के रूप में, फिर जानते हैं हम तीसरा नंबर में जानते हैं हम फ्लोरीन के बारे में। तो ये 3 प्रकार में पाए जाते हैं हीरा के, यानी कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये सभी मिलकर सांसारिक वस्तुओं को पूर्ति करते हैं और अन्य जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका उपयोग से ही हम अलग अलग वस्तु का निर्माण करते हैं और पढ़ते हैं। अब जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है? तो जीवन शक्ति सिद्धांत में बताया जाता है कि ना तो हम वस्तु को निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। और इसे पहली बार जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में बताए थे 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक। बर्जीलियस बताए थे कि हम किसी भी यौगिक का किसी अन्य तत्व से निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो तत्व है उसी से ही उस तत्व का निर्माण होगा। तो बर्जीलियस का उसका जो स्टूडेंट था उसका नाम था वोलर। वोलर ने पहली बार प्रयोगशाला में अमोनिया के उपयोग से यूरिया का निर्माण किया। तो यहाँ से अमोनिया कार्बोनाइट्रेट की अभिक्रिया उष्मा देकर किया और यहाँ पर यूरिया का निर्माण किया। उसके बाद बर्जीलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत में बताया गया कि तत्व के सबसे छोटतम कण को भी हम योग करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो जीवन शक्ति सिद्धांत में बताया जाता है कि किसी भी तत्व का हम उपयोग एक से अन्य रूप में कर सकते हैं। ऐसा सबसे पहली बार बर्जीलियस ने बताया था। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है NH4CNO, उसमें देंगे तो H2N और C, ये यूरिया का सूत्र है। तो ये पहली बार अगर कोई संश्लेषित बनाया गया, संश्लेषित मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो मनुष्य के द्वारा अगर कोई बनाया गया पहला उर्वरक है तो वो यूरिया है, जिसे वोलर ने बनाया था। अब यह कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों के रसायन होते हैं। तो ये जानना है, कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों के रसायन होते हैं। व्युत्पन्न मतलब उल्टा, तो उल्टा प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जो कार्बनिक रसायन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के उल्टा होते हैं, यानी वो हमेशा हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से देखना है 2Cu + Cn, तो CO2 बना प्लस Cu बना, कार्बनिक यौगिक ये बन गया। CO2 + CaOH के होल 2, यहाँ से बना CaCO3 + H2O। तो ये जो बने यौगिक हैं यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ भी कार्बन मौजूद है। अब रासायनिक बंधन सहसंयोजन व इलेक्ट्रॉन का साझा। यहाँ रासायनिक बंधन सहसंयोजन व इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अब यहाँ है एकल बंधन के निर्माण। तो हाइड्रोजन एक तत्व इधर से और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है। तो यहाँ पर देखे बंधन जो बनने वाले बंधन है, हाइड्रोजन एक तत्व अपना इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से दिया, तो
एकल बंधन का निर्माण करते हैं, ये भी एकल बंधन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इनके विभाजन कक्षा में 2 और इनके विभाजन कक्षा में 2। तो यहाँ बनने वाले बंधन को हम बोलते हैं एकल बंधन। एकल बंधन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच या क्लोरीन क्लोरीन के बीच होता है। क्लोरीन के विभाजन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ दिखाना है तो यहाँ पर इसका संयोग कर लिए, यहाँ से इसका संयोग कर लिए, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। तो ये बताता है एकल बंधन। द्वि बंधन में क्या बताता है? द्वि बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन बताते हैं। यहाँ साझा किया गया है जो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में 6 होते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को त्यागे, यहाँ से ये भी त्यागे। तो यहाँ से इस संयोजन की क्रिया की, ये भी संयोजन की क्रिया की। इसके भी बायतम कक्षा में 8, इसके भी बायतम कक्षा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बना क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे हैं। यहाँ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का साझा। तो डबल बॉन्ड से हम इसको सूचित करते हैं। त्रिय बंधन में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो त्रिय बंधन में देखना है, ये नाइट्रोजन के बायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें नाइट्रोजन के कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ये इस 3 से अभिक्रिया कर लेगा, ये इस 3 से अभिक्रिया कर लेगा। इसके भी बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ के बाद हमको जो समझना है वो अलग अलग प्रकार से समझना है कि किस इलेक्ट्रॉन में कितने साझा होते हैं। ये द्वि सहसंयोजन के उदाहरण है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। यहाँ से जो समझना है ये त्रिसंयोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो 3 को संयोजन इसमें हुआ। ये जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 कार्बन दिया, 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से बनने वाले जो बंधन होंगे ये द्वि बंधन होंगे। ये द्वि बंधन है, ये द्वि बंधन है। कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। हीरा जो चतुष्कोणीय होते हैं, ये इस प्रकार बने होते हैं। तो हीरा का जो संरचना होता है वो चतुष्कोणीय होता है, या हम चतुष्फलकीय कह सकते होता है। हमेशा 4 भुजा से ये जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है षष्ठकोणीय होता है, ये इस प्रकार जुड़े होते हैं। ये ग्रेफाइट षष्ठकोणीय होता है। फ्लोरीन का आकार होता है फुटबॉल की तरह, इस तरह फुटबॉल होते हैं। तो ये जो षष्ठकोणीय होता है ये यानी फुटबॉल की तरह संरचना होता है, फुटबॉल की तरह संरचना होता है। ये होता है फ्लोरीन का। अब कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजन बंधन के बारे में जानेंगे कि सहसंयोजन बंधन कहते किसे हैं। तो जब कोई तत्व कार्बन से साझा करता है, यानी कार्बन हमेशा सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है। सहसंयोजक मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं और 4 को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं सहसंयोजन बंधन वाले यौगिक। हाइड्रोजन यहाँ पर जो संरचना है ये मीथेन का है, CH4 का। तो 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन एक एक त्याग रहे हैं, और ये 4 कार्बन एक एक त्याग रहे हैं। तो यहाँ जो बने संरचना है ये हो गए कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजन बंधन के उदाहरण। तो इसको लिखने के लिए आता है, तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंधन के बारे में हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कार्बन जब साझा करके 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक का सहसंयोजन बंधन। अब ये कार्बनिक यौगिक के सूत्र किस प्रकार हम लिखेंगे? तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर हम लिखेंगे। अब यहाँ एकल युक्त बंधन जो कार्बनिक यौगिक में होता है, यहाँ देखेंगे यहाँ जो बनने वाले मीथेन में मीथेन लिखा हुआ है, तो यहाँ इस प्रकार संरचना बनता है, तो इसे हम बोलते हैं एकल बंधन। यहाँ बनने वाली संरचना इस प्रकार है, इसको भी बोलते हैं एकल बंधन। ये भी एकल बंधन।
यहाँ बनने वाले प्रोपेन है इसी प्रकार दर्शाएंगे, 3 दे देंगे कार्बन, यहाँ मीथेन है 4 कार्बन, यहाँ पेंटेन है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 इस प्रकार बनाएंगे। ये सभी एकल बंधन के उदाहरण है। यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये सभी दर्शाते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, जिसमें एकल बंधन युक्त कार्बनिक यौगिक को दर्शाते हैं। जब कार्बन इस प्रकार जुड़ा हो तो ये श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे इस प्रकार इसको दिखाया गया, एक कार्बन एक कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार से जो श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो इसे हम कार्बन का श्रृंखला गुण कहते हैं। तो ये था एकल बंधन युक्त कार्बनिक। अब जानेंगे द्विबंधन युक्त कार्बनिक के उदाहरण। तो यहाँ देखेंगे कार्बन जो है, यहाँ कार्बन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर त्यागेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी बनने वाला जो यहाँ बंधन है ये हो गया द्विबंधन। तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन, तो इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं C2H4, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं द्विबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर भी देखेंगे तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इधर से हाइड्रोजन 1, इधर से हाइड्रोजन 1, तो यहाँ बनने वाले जो यहाँ संरचना है ये हो गया त्रिबंधन। ये त्रिबंधन है, ये द्विबंधन है, और ये एकल बंधन के उदाहरण। अब जानेंगे संरचना सूत्र के बारे में। संरचना सूत्र क्या है? तो कार्बन के ये जो है सिंगल बॉन्ड के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखना है मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो यहाँ देखना है C, और इधर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा है। फिर एथेन में इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका सूत्र होता है C2H6। यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो संरचना सूत्र बनाते हैं C3 और H हो गया 8। इसका जो सूत्र होता है एथेन का सूत्र होता है, अच्छा उसी प्रकार यहाँ ब्यूटेन बने हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, सभी सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पेंटेन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो पेंटेन का सूत्र होगा C5 और H12, और इसका सूत्र होगा ब्यूटेन का C4 और H10। तो इसका सिंपली से एथेन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसी के आधार पर हम संख्या को यहाँ दर्शाते हैं। तो ये सभी संरचना सूत्र में एकल बंधन को यानी एकल बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ उदाहरण के रूप पर हम इसको देखते हैं। यहाँ जो बनाया गया ये सिंगल बॉन्ड को संकेतित करता है, ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, और ये अन्य ग्रुप जो है ये अन्य ग्रुप के सूचित कर रहा है कि अन्य अल्कोहली या कीटोन समूह जो इसमें जुड़ेंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हम कुछ जानेंगे CH3 ये जो बने हैं इथेन का, इसका हम संरचना सूत्र इस प्रकार बना सकते हैं CH इधर से फिर C इधर से देंगे हम H, तो H। तो यहाँ जो बनने वाले समूह है ये इथेन का समूह है। यहाँ से 2 इथेन हो गया और 3 6 हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आसानी से एथेन का सूत्र हो गया। प्रोपेन का इसी प्रकार हम बना सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या 1 ऊपर 1 ऊपर, यहाँ से जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन 1 ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसी प्रकार ब्यूटोन को हम दर्शा सकते हैं, पेंटेन को दर्शा सकते हैं, इथिलीन को भी हम दर्शा सकते हैं। डबल बॉन्ड की संरचना के आधार पर हम समझेंगे C डबल बॉन्ड। यहाँ से अब इसके बायतम कक्षा में यहाँ पर हाइड्रोजन दर्शाएंगे। ये जो संरचना सूत्र बना इथिलीन का बना, इसी प्रकार हम एसिटिलीन का बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो इस संरचना के आधार पर हम इसे एसिटिलीन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड हो इथिलीन, ट्रिपल बॉन्ड हो एसिटिलीन। अब ये त्रिविमीय संरचना के आधार पर, तो त्रिविमीय संरचना में 3 अलग अलग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है।
तो यहाँ देखना है सिंगल बॉन्ड को इस तरह डॉट डॉट से या इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। जैसे मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब यहाँ से हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डॉट डॉट और यहाँ पर एक अलग रेखा से दर्शाया गया है। ये मीथेन की त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति का अर्थ होता है 3 ओर से अलग अलग आकृति। ये दोनों एक आकृति है, तो एक आकृति 2 और 3, त्रिविमीय आकृति में 3 अलग अलग प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। किसी भी आकृति या किसी भी रूप में हम दर्शा सकते हैं और तीनों जो रेखा होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ है मीथेन की त्रिविमीय आकृति के बारे में। अगला है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण उनके परमाणुओं के संख्या के आधार पर हम किया करते हैं। इनमें जितने अधिक कार्बन के अणु होंगे और जितने ज्यादा कार्बन के सहयोगिक अणु होंगे उसके आधार पर हम नामकरण करते हैं और उसमें एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस प्रकार से उनका हम वर्गीकरण करते हैं और अलग अलग पदार्थों को दर्शाते हैं। उसके समझेंगे परमाणु बंधनों की संख्या, उदाहरण और संघनित सूत्र और नाम। तो यहाँ से कार्बन में बंधनों की संख्या 4 है, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका संघनित सूत्र हो गया CH4। इसका नाम है मीथेन। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु में बंधनों की संख्या 2 होता है, देखेंगे 1 2। यहाँ पर संघनित सूत्र होगा CH3 बनाएगा और OH से जुटे होंगे, इसका नाम होगा मेथिल। इसके लिए आया मेथिल और ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो मेथिल अल्कोहल। यहाँ से नाइट्रोजन में 3 को बंधन की संख्या होती है, यहाँ देखेंगे 1 2 3। यहाँ दर्शाएंगे तो ये तो हो गया मिथिल का और इधर से NH2 तो यहाँ से हो गया मेथिल एमीन। यहाँ पर है ये फेरस हो, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन हो, यानी वर्ग 17 के कोई भी तत्व हो तो उसके बाध्यम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो CH3 बॉन्ड R एक बॉन्ड से बना है तो CH3Br, इसे बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड। तो ये सभी, ये मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र है, ये मेथिल एमीन का सूत्र है, ये मेथिल अल्कोहल का सूत्र है, ये मेथेन का सूत्र है। अब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के मिले रूप को हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमारा दैनिक जीवन जितना भी उपयोगी है उन सबों में हम हाइड्रोकार्बन का उपयोगिता बहुत ज़्यादा समझते हैं। इसको हम एलिफैटिक बोलते हैं। इसके 3 भाग हैं, एलोफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये सभी संरचना के आधार पर अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं। अब एलिफैटिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं पैराफिन या एल्केन। ये असंतृप्त जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, ओलिफिन या एल्किन और एसिटिलीन या एल्काइन। तो यहाँ से देख सकते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है और इसको हम दूसरा श्रेणी में पढ़ते हैं तो अति संतृप्त बोलते हैं या ये असंतृप्त है। एल्केन का जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन का होता है डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार भी हम इसको दर्शा सकते हैं। जब ये कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब अप्रूप बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की संरचना प्रदर्शित करते हैं। इस बॉन्ड के आधार पर हम इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n + 2। इसका एल्कीन का होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n - 2। तो इस प्रकार सूत्रों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं आसानी से कि किस प्रकार से एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। तो ये संरचना सूत्र हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम जानेंगे क्रियाशील मूलक किसे कहा जाता है। तो साधारण सी भाषा में हम समझ सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग ले। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी इसमें जो रासायनिक यहाँ कर रहा है किसी कार्बनिक यौगिक यानी संरचना जो प्रदर्शित करता है उसमें उपस्थित समूह जिस पर यौगिक का फिर है यौगिक रासायनिक गुण, सबसे महत्वपूर्ण है रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे जानना है मेथेनॉल, तो ये तो मेथोन है और यहाँ से अल्कोहल लगा तो ऑल हो गया तो मेथेनॉल। यहाँ से मेथिल अलग है और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक समूह के रूप में OH जुटा तब बनाइए मेथेनॉल। यहाँ पर हम इसे प्रदर्शित करेंगे तो एक तरफ होगा अक्रियाशील समूह और एक तरफ होगा क्रियाशील समूह। इस प्रकार से हम अल्कोहलिक पदार्थ को निर्माण कर सकते हैं। समूह के रूप में जानना क्रियाशील समूह सूत्र हो गया बॉन्ड OH, यहाँ डबल ये बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CO, बॉन्ड CHO,
बॉन्ड CO जहाँ एल्किल समूह है, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOR और बॉन्ड NH। एक एक के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ जानेंगे सूत्र, संरचना, नाम और वर्ग। ये कार्बनिक यौगिक दिए हैं। तो बॉन्ड OH इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संरचना इसका ये हो गया और इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल समूह। वर्ग हो गया अल्कोहल। ये अल्कोहल की पहचान है, जिसके अंत में OH बॉन्ड हो उसे हम अल्कोहल के श्रेणी में रखते हैं। डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, बॉन्ड O ईथर समूह कहलाता है। ईथर का जो संरचना होता है बॉन्ड O बॉन्ड होता है। ये ईथर का पहचान है, ये अल्कोहल का पहचान था, ये ईथर का पहचान है। डबल बॉन्ड CO तो इस प्रकार दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O कार्बोनिलिक समूह है और इसको एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। कीटोन का सूत्र होता है ये वाला संरचना, डबल बॉन्ड CO। अब बॉन्ड CHO, इसको इस प्रकार दर्शाएंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है और एल्डिहाइड का ये संरचना सूत्र हो गया, ये एल्डिहाइड का संरचना सूत्र है। अब है कीटो एल्किल समूह, जहाँ R है, यहाँ पर इस प्रकार दर्शाया गया, इसको कीटोन समूह कहते हैं। ये कीटोन का संरचना सूत्र है, इस प्रकार हम दर्शाते हैं। अब बॉन्ड COOH, इस प्रकार हम दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक का पहचान है बॉन्ड COOH। अब यहाँ पर है ईस्टर समूह, ईस्टर समूह के लिए बॉन्ड CHOR और यहाँ पर इस प्रकार दर्शाते हैं, इसको ईस्टर बोला जाता है। यहाँ से बॉन्ड NH2, यहाँ पर इस प्रकार संरचना सूत्र है, यहाँ पर देख रहे हैं कि N किसी अन्य कार्बनिक यौगिक से जुड़े, सभी के सभी कार्बनिक यौगिक से जुड़ते हैं, उसके बाद ये अलग तत्व का नाम बनाते हैं। तो यहाँ जो जुड़ रहे हैं इसके आधार पर इसको एमिनो समूह कहते हैं। ये एमिनो का संरचना प्रदर्शित कर रहा है। तो अलग अलग तत्व सभी कार्बन परमाणु से जुड़कर अलग अलग संरचना प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अल्कोहल के सजातीय श्रेणी के रूप में। तो सजातीय श्रेणी के मतलब हो गया कि ये क्रम बाई क्रम में सजे होंगे। जैसे हो गया यौगिक, इसे अनुसूत्र और यहाँ अंतर देखना है। मेथेनॉल CH3OH हो गया, एथेनॉल C2H5OH हो गया, प्रोपेनॉल C3H5OH हो गया, ब्यूटेनॉल C4। यानी यहाँ पर कार्बन की मात्रा एक एक बढ़ रही है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 में 1 जुट रहा है और OH सभी के अंत में लगे हैं। इस OH लगने के कारण यहाँ नॉल हुआ, यहाँ भी नॉल हुआ, यहाँ भी नॉल हुआ, यहाँ भी नॉल हुआ, यहाँ भी नॉल हुआ। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। तो इस प्रकार जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होता है, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होता है। ये हमारा अल्कोहल के सजातीय श्रेणी के अंतर है और इसके यौगिक है। और यहाँ पर अनुसूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्कीन या ओल्फिन, एल्कीन का दूसरा नाम है ओल्फिन। इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है, साधारण सूत्र होता है CnH2n। यानी कार्बन की संख्या जो होती है यदि 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। तो इस प्रकार बने जो यौगिक होते हैं उसे हम बोलते हैं असंतृप्त या एल्कीन। इसमें बॉन्ड जो बनते हैं हमेशा याद रखना है, डबल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। उदाहरण के लिए हम देखेंगे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड, CH2 CH3, इस प्रकार जो बनते हैं। अब यहाँ से गिनते हैं संख्याओं, 1 2, दूसरा में जुटा हुआ तो 2 पेंटेन, सही नाम ये है और गलत नाम इसका क्या है, इसको इधर से गिनने पर 1 2 3 लंबा हो गया, लंबा में खींचना नहीं है, हमको चैन गिनना होगा तो शॉर्ट फॉर्म को गिनेंगे, लॉन्ग टर्म को गिनेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत नेम हो गया। अब यहाँ पर 3 पेंटेन हो गया, पेंटेन होंगे लेकिन 3 पेंटेन नहीं 2 पेंटेन होंगे, क्योंकि इधर से 1 2 तीसरा में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये गलत नाम है और ये सही नाम है। अब एल्कीन का समान सूत्र हम ऊपर भी बता चुके हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है CnH2n होता है। एल्काइन या एसिटिलीन, अब है एल्काइन या एसिटिलीन। तो एल्काइन का साधारण सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ये साधारण सूत्र है। अब इसका संरचना हम देखेंगे तो सूत्र हो गया C2H2, इस प्रकार बनाते हैं C2H2। यहाँ संरचना सूत्र में डबल बॉन्ड के साथ इथिलीन, साधारण नाम इथिलीन और इसका IPSC नेम हो गया इथीन। इथिलीन का ही साधारण नाम होता है, यानी साधारण नाम इथिलीन है और IPSC नाम इथीन है। C3H6, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड C प्रोपिलीन। अब प्रोपिलीन जो है वो प्रोपीन से जुड़ा हुआ है,
यहाँ एथीन था, यहाँ प्रोपीन है, यहाँ 1 ब्यूटीन। कैसे हुआ? तो C4H8 यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 1 ब्यूटिलीन। यहाँ ब्यूटिलीन है, लीन लीन, यहाँ भी लीन, यहाँ भी लीन। इसका जो अनुलग्न होता है वो लीन होता है, लीन। और यहाँ पर जो जुटेगा वो इन होगा, इन इन। तो यहाँ पर ब्यूटीन। उसी प्रकार C4H8 तो इसका हम CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो यहाँ डबल बॉन्ड है CH3। इसी को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला दूसरा में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 ब्यूटीलीन हो गया, यहाँ 2 ब्यूटीन हो गया, यहाँ 1 ब्यूटीन, यहाँ 2 ब्यूटीन। हमेशा चेन को गिनना है, देखना कहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जहां पर जुड़ा हुआ होगा उधर से ही हम गिनती शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 1 2, तो यहाँ से 1 में आ रहा जुड़ा हुआ तो 1। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, तो तीसरा में जुड़ा हुआ है, तो ये नाम हमारा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो जब भी गिनना है इसमें, तो चेन में जब भी गिनना है तो जहां से संख्या जुड़ी हुई है, जहां से कार्बन जुड़े हुए वहां से गिनेंगे। 1 2 इधर से भी 2, 1 2 इधर से भी 2, तो इसका हो गया 2 ब्यूटीलीन, यहाँ पर 2 ब्यूटीन। अब हम सूत्र जानेंगे, संगणित सूत्र जानेंगे, संरचना सूत्र जानेंगे, साधारण नाम जानेंगे और आईपीएससी नेम जानेंगे। C2H2 यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड ये एल्काइन का है। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। ये होते हैं संतृप्त, और ये सभी होते हैं असंतृप्त। तो यहाँ से देखना है C2H2, तो इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन कहलाएंगे। इसमें जो होता है लीन होता है, और इसमें जो होता है आइन होता है, अनुलग्न इसमें आइन हो गया, इसमें लीन हो गया, तो एसिटिलीन। उसी प्रकार C3, तो ये हो गया मेथिल एसिटिलीन, लीन आ रहा है अंतिम में, यहाँ पर हो गया प्रोपाइल, यहाँ पर हो गया इस प्रकार C6H6, ये C4H6। तो यहाँ पर इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर हो गया एथिल एसिटिलीन, 1 ब्यूटाइल, यहाँ से गिनते 1 2, अगर इधर से गिनेंगे 1 2 3 में आ जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ब्यूटाइल। 1 2 3 4, 4 है कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसके लिए ब्यूटाइल आया। लेकिन पहला में जुड़ा है तो 1 ब्यूटाइल, दूसरा में जुड़ा हुआ है तो 2 ब्यूटाइल। इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। और आईपीएससी ने सबसे जो आसान होता है वो यहाँ पर अनुलग्न देखना होता है, और उसके साधारण नाम को देखना होता है। लीन एरोमेटिक यौगिक C6H6, इसे ही बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का संरचना सूत्र होता है C6H6। यहाँ पर 6 गो कार्बन है और 6 गो यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, या इसको हम इस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ से जो बनने वाले यौगिक हैं इस प्रकार बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं से भी एक के साथ ये जुड़े होंगे तो इस प्रकार हम बनाएंगे। तो यहाँ बने जो हैं, यहाँ जो बने हुए हैं ये सभी हाइड्रोजन को बताते हैं। इस प्रकार बना सकते हैं, या हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये सभी बेंजीन ये सभी बेंजीन का ही सूत्र है और संरचना है। बेंजीन का संरचना सूत्र बताया गया है। अब अल्कोहल, अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल CH3OH, CH3CH2OH, इथिल अल्कोहल CH3CH2CH2O2, प्रोपिल अल्कोहल, R के साथ OH है, एल्किल अल्कोहल। तो ये एल्किल का पहचान है, और OH यानी अल्कोहल का पहचान होता है जिसमें OH जुड़ा हो, तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो ये अल्कोहल है। अब यहाँ पर है एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। अब यहाँ CH3 प्लस OH है, तो एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस ऑल, तो मेथेनॉल, एथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। तो इस प्रकार हम संरचना सूत्र भी समझेंगे। 1 2, 2 के साथ जुड़ा तो एथेनॉल, 1 के साथ जुड़ा मेथेनॉल, मेथ 1, 3 के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ देखना है CH3 बॉन्ड OH, तो मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल, 2 कार्बन तो एथिल अल्कोहल एथेनॉल, 3 कार्बन तो प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटी अल्कोहल ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार संरचना सूत्र बने होते हैं। अल्कोहल वर्ग का सामान्य नाम एल्केनॉल, और सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है। यहाँ से उदाहरण के लिए
यहाँ से हम देखेंगे अल्कोहल किधर से जुड़ा है, इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ उदाहरण के रूप में हम समझेंगे इसको, यहाँ जुड़ा है 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार जब जुड़ा 1 2 3 4 अल्कोहल जुड़ा 1 2 3 4 से, तो यहाँ जो जुड़े ये 4 कार्बन, इसी के लिए हम 1 ब्यूटेनॉल डालते हैं। अब यहाँ दूसरा नंबर में अल्कोहल जुड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ दूसरा में जुड़ा हुआ है तो 2 ब्यूटेनॉल, सही नाम ये हुआ। अब यहाँ जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, अब तीसरा में जुड़ा हुआ है तो इसका ब्यूटेनॉल का गलत है। ये क्यों गलत है? ये गलत है, इसका गलत इसलिए होगा कि 1 2, तो यहाँ पर हम 2 ब्यूटेनॉल लिखते तो सही हो जाता है, यहाँ लिख दिए 1 2 3, तो ये गलत, क्योंकि हम जब भी गिनेंगे तो भीड़ से इसका गिनेंगे, दूर से कभी भी इसको गिनेंगे नहीं। अब ईथर क्या होता है? तो CH3OH CH2 CH3, ये हो गया एथिल मेथिल ईथर। तो यहाँ से हो गया CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो इस प्रकार बने हैं। अब है समान सूत्र इसका, ईथर का समान सूत्र, तो CnH2n+1 और के होल 2 और O इसमें जुड़े होते हैं, CH3 बॉन्ड O CH3, मेथॉक्सी मीथेन CH3O C2H5, मेथॉक्सी एथेन C2H5O से जुड़े होंगे C2H5 एथॉक्सी एथेन हो गया। अब है एल्डिहाइड, उदाहरण के लिए हम जानेंगे एल्डिहाइड में, उदाहरण के लिए जानेंगे एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल, यहाँ से बॉन्ड CHO मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, यहाँ से CH3 CHO एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड के बारे में हम जानते हैं ऑल लगे होते हैं, अल 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 एथेनॉल, यहाँ से मेथेनॉल, यहाँ से एथेनॉल, इस प्रकार जो जुड़े होते हैं तो इस एल्डिहाइड के पहचान है। और एल्डिहाइड का सबसे प्रमुखता पहचान होता है बॉन्ड CHO होता है। अब यहाँ पर अगर जो हम ईथर की बात करें तो ईथर के सामान्य जो है सामान्य चिन्ह ये इस प्रकार दर्शाया जाता है, बॉन्ड O बॉन्ड O, ऐसे बॉन्ड O बॉन्ड। तो इस प्रकार ये जो बने होते हैं ईथर होते हैं। तो ईथर का यहाँ भी दर्शा सकते हैं बॉन्ड से, और जो एल्डिहाइड होते हैं ये जुड़े होते हैं बॉन्ड CHO से। तो यहाँ जो हमारे पास सूत्र होगा वो सूत्र है H हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए CHO, तो यहाँ जो जुड़े हुए हैं तो यहाँ हम इसको O को यानी ऑक्सीजन को यहाँ डबल बॉन्ड से भी दर्शाएंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और जब ये अलग एक एमीन से जुड़े होंगे तो यहाँ पर बनाएंगे 1 2, दूसरा में जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया एसिटिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनॉल IPAC नाम में। तो यहाँ जो जुड़े हैं दूसरा में इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम जानेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि एल्केन प्लस अल, तो एल्केनल, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं मेथेन, मेथेन प्लस अल मेथेनल, यहाँ पर देखेंगे एथेन जुड़ा हुआ है एथेन प्लस अल एथेनल। तो इस प्रकार जब जुड़े होते हैं तो इसमें जो अनुलग्न होते हैं वो अल होते हैं। अनुलग्न कहते हैं किसको? जो पीछे से लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसमें कुछ अलग जोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुलग्न। तो ये अनुलग्न है। देखेंगे सूत्र में हम यहाँ संरचना साधारण नाम IPAC नाम, यहाँ से H CHO है, संरचना सूत्र में H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड हो गया मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल, यहाँ CH3 COH CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H एसिटिल्डिहाइड, यहाँ पर है एथेनॉल। एल्डिहाइड का समान सूत्र होता है CN और होता है 2n+1, और इसमें जुड़े होते हैं CHO, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। अब है कीटोन, कीटोन जो होते हैं वो एल्डिहाइड से भिन्न होते हैं। यहाँ पर सूत्र देखेंगे, संरचना देखेंगे, साधारण नाम देखेंगे, IPAC नाम देखेंगे। ये जो एल्डिहाइड है इससे भिन्न होते हैं कीटोन, CH3CO, इसकी पहचान हम बोल सकते हैं बॉन्ड CO बॉन्ड O, ये होता है इसकी जुड़ी हुई पहचान। अब यहाँ से CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से डाई मेथिल कीटोन दूसरा नंबर में जुड़ा हुआ है, तो डाई मेथिल कीटोन या एसीटोन इसको कहते हैं। इसी के IPAC नेम में 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल बोलते हैं। CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, एथिल मेथिल कीटोन, इसी को बोलते हैं 2 ब्यूटेनॉन।
2 ब्यूटेनोन। यहाँ हो गया CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये हो गया डाई एथिल कीटोन, इसे 3 पेंटेनोन कहते हैं। अब यहाँ से समझेंगे एल्केन प्लस एल्केनोन। कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कीटोन के मूलक अर्थात कीटोन के समान सूत्र। यहाँ से देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ हो गया गिनेंगे 1 2, जिधर से हम बोले थे जिधर से कम रहेगा संख्या उधर से गिनना, तो 1 2 इधर से गिनते तो 1 2 3 4, 4 में हो जाता तो 4 पेंटेनोन, तो यहाँ गलत हो जाता, तो यहाँ पर हमको लिखना 1 2 2 पेंटेनोन, ये सही नाम है। गलत नाम क्या है, अब इधर से गिनते 1 2 3 4, तो ये गलत है। अभी हम बताए यहाँ 4 पेंटेनोन, ये गलत नाम है और ये सही नाम है। उसी प्रकार इसको गिनेंगे 1 2 2 में है तो 2 मेथिल, फिर तीसरा में भी जुटा तो 3 हेक्सेनोन। हेक्सेनोन क्यों लगाए, हेक्सेनोन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम हेक्सेनोन लगाए। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कीटोन से भिन्न होते हैं। इसमें होता है एल्केन प्लस ओइक अम्ल, तो ये हो गया एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल सभी में एल्केनोइक लगेंगे। HCOOH, ये सूत्र हो गया संरचना सूत्र C, यहाँ HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ फॉर्मूला फॉर्मिक अम्ल इसका नाम हो गया, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल हो गया, और इसका जो IPSC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। यहाँ CH3 C डबल OH CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH एसिटिक अम्ल, यहाँ से इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल, इसका हो गया एसिटिक अम्ल। अब यहाँ जो है इसका नाम होगा IPSC नेम होगा एथेनोइक अम्ल, यहाँ मेथेनोइक अम्ल, यहाँ एथेनोइक अम्ल। तो ये जो सूत्र है ये है एथेनोइक अम्ल का, और ये जो सूत्र है ये है मेथेनोइक अम्ल का। इस प्रकार हम संरचना सूत्र को आसानी से सही नाम में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 और COOH, इसकी पहचान होती है COOH के साथ ये जुड़े होते हैं। समावयवी किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं। समावयवी में अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं, ये घटना जो हो रहा है इससे समावयवता। उदाहरण के लिए अणुसूत्र होता है C2H6O के 2 समावयवी होंगे, एक हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यहाँ हो गया एथिल अल्कोहल CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हो गया डाई मेथिल ईथर। यहाँ अणुसूत्र हो गया C4H10 के 2 समावयवी होंगे, ये थे C2H6O का 2 समावयवी, एक हो गया एथिल अल्कोहल, एक हो गया डाई मेथिल ईथर मेथिल ईथर। इधर अब अणुसूत्र है C4H10 के 2 समावयवी हैं, इसका हो गया N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये हो गया आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन या N ब्यूटेन। अब एक क्रियाशील मूलक अनुलग्न पूर्वानुमान उदाहरण IPSC में, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये हो गया एल्कीन, इसका अनुलग्न हो गया इन एल्कीन, यहाँ उदाहरण दिया गया, यहाँ प्रोपीन नाम हो गया। यहाँ बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, अनुलग्न हो गया आइन, यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ पर हो गया प्रोपेनाइन। यहाँ हो गया एक, ये हो गया जेनोन परिवार, ये जेनोन परिवार की पहचान है Cl Br I, ये हेलाइड कहलाते हैं। इसका अनुलग्न हो गया क्लोरीन, ब्रोमो ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ से हो गया क्लोरो इथेन, वहीं हो जाएगा ब्रोमो इथेन। OH बॉन्ड अल्कोहल है, अनुलग्न में ऑल हो गया, यहाँ पर देखेंगे मेथेनॉल। बॉन्ड CHO एल्डिहाइड है, अनुलग्न में अल है, तो यहाँ पर यहाँ हो गया मेथेनॉल। यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटोन है, इसका अनुलग्न है ओल, यहाँ पर हो गया प्रोपेनॉल। यहाँ C डबल OH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अनुलग्न में हो गया ओइक अम्ल, यहाँ हो गया एथेनोइक अम्ल। यहाँ हो गया बॉन्ड NH2 एमीन, यहाँ पर हो गया अनुलग्न एमीन, यहाँ हो गया मेथामीन। इस प्रकार हम क्रियाशील मूलक अनुलग्न उदाहरण और IPSC नेम के बारे के प्रकार, समावयवता के प्रकार। संरचनात्मक समावयवता जो होते हैं आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरचनात्मक समावयवता, त्रिविमीय समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होते हैं स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता। ये संरचनात्मक समावयवता तीन प्रकार के होते हैं, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियाशील समावयवता। यहाँ से हो गया चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये नाम से ही पता चल रहा है क्या नाम है। त्रिविमीय समावयवता को बोलते हैं यहाँ पर साइरो आइसोमेरिज्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ज्यामितीय समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक समावयवता को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसी के आधार पर हम जानेंगे संरचनात्मक समावयवता। पहला यहाँ पर हमारा श्रृंखला समावयवता। वैसे समावयवता जिनमें कार्बन के परमाणु श्रेणी दर श्रेणी जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कार्बन के परमाणु जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। ये 1 2 3 इस प्रकार जुड़े होते हैं जब कार्बन जुड़े होते हैं। तो यहाँ एन ब्यूटेन, इसका नाम जो हो गया एन ब्यूटेन, CH3 CH2 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 CH3। यहाँ है 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। इसी प्रकार आगे देखेंगे 1 2 2 में जुटा हुआ तो मेथिल में, दूसरा में जुड़ा हुआ है तो मेथिल। अब 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन, 1 2 3 तीसरा में जुड़ा हुआ 3। अब 1 2 3 3 में मेथिल जुड़ा है, मेथिल हो गया। अब 1 2 3 4 5 5 के लिए पेंटेन। उसी प्रकार यहाँ से 1 2 3 4 4 है और ये दूसरा में नंबर में जुटा है तो 2 2। अब हो गया 2 के लिए होता है डाई। अब मेथिल जुटा हुआ तो मेथिल, 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटेन नाम हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 है तो 4 का अंतिम नाम होता है। अब जुड़ा हुआ है 2 में, फिर जुड़ा हुआ है 3 में तो 2 3। अब यहाँ 2 को जुटा हुआ है तो 2 के लिए डाई होता है। अब दूसरा नंबर में जुटा है तीसरा नंबर में तो इसको बोलते हैं मेथिल, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार हम यहाँ पर श्रृंखला समावयवता का वर्णन करते हैं। अब दूसरा हमारा होता है स्थान समावयवता। ये स्थान के आधार पर होते हैं, यहाँ भी देखेंगे तो इसमें बनने वाले होते हैं मेथेनॉल। ये जो स्थान समावयवता होते हैं इसमें ऑल परिवार होता है, 1 2 3 4 तो इसमें यहाँ पर जुटा हुआ 1 2 3 तो हो गया मेथेनॉल। यहाँ पर CH2 के साथ वो जुटा हुआ है, 1 2 2 में जुटा हुआ है तो 2 प्रोपेनॉल। यहाँ एक यहाँ पर ही श्रृंखला डबल श्रृंखला बना रहा है तो 1 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटेनिन। यहाँ पर हो गया 1 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पर दूसरा में तो 2 हो गया, 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटेनिन। अब तीसरा जो हमारा होता है यहाँ से जानते हैं क्रियाशील समावयवता। क्रियाशील समावयवता होती है वैसे समावयवता जिसमें कार्बन आपस में प्रतिक्रिया करके क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते क्रियाशील समावयवता कहलाते हैं। और इसको हम देखते हैं 1 2 3 यहाँ 2 में जुटा हुआ तो मेथेनॉल, यहाँ 1 इधर 1 2 तो 2 यानी डाई मेथिल ईथर। यहाँ पर 1 2 3 हो गया प्रोपेनॉल, यहाँ 1 2 3 यहाँ हो गया प्रोपेनॉल। इस प्रकार जुड़े होते हैं। क्रियाशील समावयवता अलग होते हैं, स्थान समावयवता अलग होते हैं, श्रृंखला समावयवता अलग होते हैं। जानेंगे कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। पहला है साधारण प्रणाली। साधारण प्रणाली में हम आसानी से सभी तत्वों का नामकरण करते हैं, उनके यौगिक का नामकरण करते हैं। अब हम जानेंगे IUPAC नेम। तो I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन और O से होता है ऑफ और P से होता है प्योर और एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री। ए से हो गया एप्लॉयड और केमिस्ट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन, शुद्धता और संघ पद्धति हम कह सकते हैं इसको IUPAC के, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम होते हैं सभी तत्वों का। अब हम जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में हम जानते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन जो एक निश्चित ताप के बाद अपने विलय को और नहीं घुला सकता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ हम उसका सूत्र के रूप में जानेंगे एल्केन। तो एल्केन के लिए लगाएंगे CnH2n+2। तो यहाँ जो एल्केन है, एल्केन का IUPAC प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिक का नाम उनके संगत के हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है, यानी उल्टा माना जाता है, तथा कार्बनिक यौगिक के नाम उनके संगत के हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होते हैं। अब इनका नामकरण कुछ इस प्रकार होता है।
यहाँ हो गया एक के लिए डाई लगाते हैं, ये ग्रीक संख्या होते हैं। यहाँ पर डाई मीन्स 2 हो गया, ट्राई मीन्स 3 हो गया, टेट्रा मीन्स 4 हो गया और पेंटा मीन्स 5 हो गया। ये जो आईपीएससी नेम होते हैं इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर बोला जाता है कार्बन डाई, डाई मतलब यहाँ 2 लगा हुआ है तो डाई ऑक्साइड बोलते हैं। ट्राई बोलते हैं तो इस प्रकार बोल सकते हैं SO3, तो इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ से 3 है तो इसके लिए हम बोले ट्राई। और जब टेट्रा बोलेंगे कब, जब 4 होगा तब। तो टेट्रा क्लोराइड को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। और आईपीएससी नाम में बोलना हो तो हाइड्रोजन सल्फेट और टेट्रा ऑक्साइड हम बोल सकते हैं इसको आसानी से। टेट्रा जब 4 लगे हो तो टेट्रा बोलते हैं, 3 लगे हो तो ट्राई बोलते हैं और 2 लगल है तो डाई बोलते हैं। और इसी प्रकार 5 लगे होंगे तो इसको हम बोलेंगे पेंटा। तो ये पेंटा, इस प्रकार हम ग्रीक शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसका नामकरण हम इस प्रकार इधर समझेंगे। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अब यहाँ नाम है, यहाँ सूत्र है, यहाँ संगणित सूत्र है और यहाँ संरचना सूत्र है। तो मेथेन CH4 यहाँ बना संरचना सूत्र। C के इर्द गिर्द यहाँ कार्बन की संख्या 1 बताई जा रही है, मेथ में 1 बताई जा रही है। कार्बन की संख्या, कार्बन ऑफ नंबर 1, कार्बन ऑफ नंबर 2, कार्बन ऑफ नंबर 3, 4, 5, इसी प्रकार आगे लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, ये कार्बन ऑफ नंबर हो गए। इसी के आधार पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। तो यहाँ देखना है कार्बन की संख्या कितना है, 1, तो 1 के लिए हम मेथ लगाते हैं और मेथ, यहाँ एन लगा, अनुलग्न है, अनुलग्न इसमें एन लगा है तो अनुलग्न के कारण अनुलग्न जो इसमें लगा हुआ है वो अनुलग्न है एन। तो मेथ प्लस एन तो बन गया मेथेन। इस प्रकार इसमें संरचना सूत्र में बनता है। अनुलग्न का यहाँ प्रयोग किया गया, अनुलग्न में एनॉल है, अनुलग्न है जो पीछे से जुड़ता है उसे हम यहाँ केमिस्ट्री के भाषा में एन पढ़ते हैं। एथेन के लिए कार्बन की संख्या 2 है, C2H6 और CH3 इस प्रकार संरचना सूत्र बनाते हैं। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार जब जुड़े हो तो ये मेथेन हो गया। प्रोपेन में C3H8, यहाँ कार्बन की संख्या 3, यहाँ पर हो गया CH3 CH2 ये इससे हम संरचना आसानी से निकाल सकते हैं, संगणित सूत्र से ही संरचना सूत्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखना है 3 वो कार्बन है और इसमें जो लगाया गया है 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है, C4H10 होता है, CH3 CH2 जो बनाएंगे तो यहाँ 4 कार्बन आपस में जुड़े होंगे, 4 कार्बन जुड़े हैं और इसमें 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े होते हैं। अगला है कार्बन की संख्या 5, पेंटेन बोलते हैं, C5H12, इसको हम C3H2 CH2 और CH3 लिख सकते हैं। यहाँ 5 यहाँ कार्बन आपस में जुड़े होंगे। इसी प्रकार हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6, C6 H14 CH3 इस प्रकार हम लिखते हैं, इसको हेक्सेन बोला जाता है। उसी प्रकार इसका संरचना सूत्र में 6 को कार्बन दिखाएंगे। अगला है C7 हेप्टेन, C7H6 CH3 इस प्रकार यहाँ जो कार्बन की संख्या है वो 7 है, तो इस प्रकार जुड़े इसे हेप्टेन कहते हैं। C8 का होता है ऑक्टेन, C8H18 CH3 इस प्रकार जो बने यौगिक हैं उनमें द्विविमीय समावयवता, वैसी समावयवता जिनमें बीम के आकार अर्थात द्विविमीय होते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय होते हैं 2 आकृति और त्रिविमीय में 3 आकृति का वर्णन होता है। तो त्रिविमीय समावयवता जो बनाते हैं वो डमरू आकार का होता है या अन्य प्रकार के, वो इस प्रकार बनाए जाते हैं, इस प्रकार के। तो ऐसी समावयवता को हम बोलते हैं त्रिविमीय समावयवता। जब भी बनेंगे तो इस प्रकार बनेंगे, इस प्रकार। तो त्रिविमीय संरचना प्रदर्शित करेंगे। त्रिविमीय समावयवता 2 प्रकार के होते हैं,
पहला हो गया जैमितीय समावयवता। जैमितीय समावयवता में देखेंगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर H के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C के साथ जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ H। इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ जोड़ेंगे C, यहाँ जोड़ेंगे H। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी इस प्रकार CHH, इधर H, इधर H, इधर। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए जो ये दोनों रूप है, इसके लिए होता है सिस और 2। अब कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। इस प्रकार सिस हुआ, इसके लिए सिस। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांस हुआ। ट्रांस क्यों? इधर था, यहाँ था तो सिस हो गया। अब ये ट्रांस जो था यहाँ पर जो था, ये ट्रांस होकर वहां चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। यहाँ से ये ऊपर चला गया, ये नीचे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। इसी प्रकार हम देख सकते हैं सी है, यहाँ से इस प्रकार प्रदर्शित होगा, यहाँ पर इस प्रकार। तो ये जो बना ये ट्रांस हुआ, ट्रांसपेरेंट, मतलब यहाँ वाला यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हुआ। दूसरा माध्यम में हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट इस प्रकार हुआ, तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन कहलाता है। अब यहाँ पर देखना है दूसरा नंबर जो है ये जैमितीय समावयवता, यानी जैमितीय मतलब बनावट के आधार पर त्रिमिमीय समावयवता जो प्रदर्शित होता है उसे हम बोलते हैं जैमितीय समावयवता। अब यहाँ पर प्रकाश की समावयवता, वैसी समावयवता जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हो और ये अलग अलग रंग रूप को प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रकाश की समावयवता कहते हैं। इसे हम आसानी से दर्पण में भी देख सकते हैं। यहाँ से कार्बन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और CH3 जुड़े हुए हैं। इसका जब हम दर्पण पर देखते हैं तो ये C इधर, Br, यहाँ पर हो गया H हाइड्रोजन, यहाँ CH3। जब इसको हम ओपन करेंगे तो इस प्रकार ओपन कर सकते हैं। यहाँ Cl हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर H और यहाँ पर जो हो गया यहाँ पर हो गया Br। तो इस प्रकार हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जब ये बाईं साइड बनेगा या दाईं साइड बनेगा, तो इसको जब हम दर्पण में दिखाएंगे तो इसका उल्टा दिखाई पड़ेगा उसमें, तो इसका उल्टा दिखाई पड़ेगा। जब दर्पण में ऐसा देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। यहाँ पर CH3, CHBr, Cl के प्रकाशीय समावयवी है, अर्थात ये दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। अब ये चार विभिन्न समूह द्वारा जुड़े कार्बन को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। अब हो गया कि असममित कार्बन परमाणु केरा कहते हैं, तो हम उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर पर हम जोड़ लें हाइड्रोजन और इधर हम जोड़ लें CH3। यदि चारों के चारों अलग हो, जब कार्बन 4 अलग अलग परमाणु से जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु, यानी कि चारों के चारों अलग अलग हो। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, CH3 है, हाइड्रोजन है, क्या चारों एक है या अलग अलग है? चारों अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु, यानी चारों अलग अलग है। कार्बनिक यौगिक बनाने की विधि एवं गुण क्या है? तो इसका कार्बनिक यौगिक बनता कैसे है? तो ये एक सर्किल होता है। इस सर्किल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मनुष्य यानी हम सब, मनुष्य या जीव जंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और यहाँ पर पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं। तो जब इस प्रकार की हो और यहाँ पेड़ पौधा छोड़ता है ऑक्सीजन, तो मनुष्य ग्रहण करता है। जब इस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित होती है तो यहाँ पर भी कार्बनिक यौगिक बनने का निर्माण होता है। दूसरा माध्यम है कि मनुष्य और जीव जंतुओं में जैविक क्रिया के कारण आज से हजारों वर्ष पहले आए भूकंप में ये दब जाते हैं। दबने के बाद इनमें पुनर्गठन की क्रिया नहीं होती है, तो मनुष्य और जीव जंतु
और पेड़ पौधे पूर्णतः विघटित नहीं होते, वो क्या बन जाते हैं, वो कार्बनिक यौगिक के रूप में दबे होते हैं, जिसे हम दूसरी माध्यम में कह सकते हैं यहाँ पर कि वो जीवाश्म के रूप में प्रतीत होते हैं। तो जीवाश्म के रूप में कार्बन भी होते हैं। तो जीवाश्म से ही हम चल रहे हैं अभी कार्बनिक यौगिक के बारे में। तो यहाँ दिखाया गया पेड़ पौधा 26% भूमिका, कोयला 24% और पेट्रोलियम 50% का निर्माण होता है, यहीं से बताया गया है। अब देखना है एल्यूमिनियम, तो Al4C3, यहाँ 12H2O है और यहाँ मीथेन है 3 मीथेन और 4 एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो ये एल्युमिनियम कार्बाइड है, ये मीथेन है। यहाँ पर CaO है 2C के साथ ऊष्मा उत्पन्न करेगा और Ca2 और यहाँ पर जल बनाएगा, यहाँ C2H2 प्लस CaOH2। ये जो बनाया यौगिक, इस यौगिक का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये यौगिक का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। और इधर जो बनाया इसका नाम हो गया एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, एसिटिलीन का सूत्र है। हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ H2 के साथ मिला ZnO इंटू Cr2O3 बना, यहाँ से अभिक्रिया किया CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड बना, फॉर्मल्डिहाइड। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब है एल्केन, काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक है होते हैं, इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नांकित है। एल्केन काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं, इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं एल्केन काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं, यानी बिल्कुल साधारण यौगिक होते हैं। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं एल्केन। तो एल्केन के बारे में होता है CnH2n+2, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, इसी कारण इसे काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक समझा जाता है। अब दहन क्या है, कम्बुस्टन है। यहाँ पर हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में नीली लौ के साथ जलकर CO2 और H2O बनाता है। यानी हमेशा जो दहन की क्रिया होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, और जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कौन, जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तब एल्केन। यहाँ देखना है मीथेन है, O2 की उपस्थिति में जलाए CO2 H2O और ऊष्मा बना, ऊष्मा निकला। एथेन को जलाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बना। अब है LPG और CNG के बारे में। दहन की प्रक्रिया में LPG और CNG बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका हिंदी होता है संपीड्य प्राकृतिक गैस। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब है LPG में सबसे प्रमुख क्या होता है, तो सबसे प्रमुख होता है ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन और उसके बाद इसी को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। पेट्रोल में होते हैं कार्बन के 6 परमाणु से लेकर 8 परमाणु तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। केरोसिन में 11 से 15 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डीजल में 15 से 18 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। CNG में 80% CH4 होता है यानी मीथेन होता है, मीथेन होता है, 80% मीथेन होता है। SO2 दहन के साथ है नाइट्रोजन, दहन के साथ नाइट्रोजन बनाता है। SO2 जब इन सबों को जलाया जाता है तो SO2 के साथ साथ नाइट्रोजन को बनाता है। अब यहाँ देखना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाता है। यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन और जल पीली लौ के साथ यहाँ पर जलता है। अब जानना है एरोमेटिक यौगिक की जांच हम कैसे कर देंगे। तो जब एरोमेटिक यौगिक की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो नेफ्थलीन लेंगे या नौसादर का चूर्ण लेंगे और उसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो वहाँ पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी, नेफ्थलीन जितना भी रहेगी वो हवा में उड़ जाएगी, यानी वाष्पीकरण वाष्पित की तरह ऊर्ध्वपातित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम एरोमेटिक यौगिक की जांच आसानी से कर लेते हैं।
अगला जानना हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण होता है कि जब हाइड्रोकार्बन में सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन को गर्म किया जाता है या क्लोरीन से हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराना ही कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। यानी इसमें हाइड्रोजन में होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण प्रदर्शित होता है। यहाँ दिखाएंगे CH4 प्लस Cl2, ये दोनों आपस में मिले तो यहाँ से बना दिए ये क्लोरोमीथेन। इस प्रकार निर्माण करते हैं हाइड्रोजनीकरण की। कीन और एल्काइन, और इससे जो बड़े होते हैं वो होते हैं एल्केन। तो एल्केन का संरचना सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये जो इस प्रकार दर्शाए गए हैं तो बताता है एल्कीन जो है एल्केन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और एल्कीन जो है एल्कीन से एल्काइन ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है। ये जो संरचना है ये इथिलीन का है। इसमें पैलेडियम के उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करता है तो एथेन का निर्माण करता है। इथिलीन एथेन में बदल जाता है। इसी प्रकार यहाँ से इथिलीन जो है ब्रोमाइड के साथ मिलता है तो एथेन ब्रोमाइड बना देता है। तो ये संरचना प्रदर्शित करता है एल्कीन और एल्काइन जब मिलते हैं तब। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ये बेंजीन का सूत्र है, ये नाइट्रिक अम्ल है। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ये बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है। बेंजीन को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, बेंजीन की संरचना हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। यहाँ कार्बन लगाएंगे और इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो बनेंगे ये बेंजीन का ही संरचना सूत्र है। बेंजीन के साथ किसी एक अक्ष को हटाएंगे यहाँ से और इस पर जोड़ देंगे नाइट्रोजन और इसके साथ H2O लगा देंगे तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब है लोहा की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोरोबेंजीन बनाता है। ये जो तत्व बनाते हैं उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरीन मिला लोहा की उपस्थिति में यानी फेरस की उपस्थिति में तो ये बनाया क्लोरोबेंजीन। क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये वायु की और प्रकाश की उपस्थिति में अन्य तत्व से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बना और साथ में HCl भी बन गया। अब है अल्कोहल क्या है। एल्किल हेलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये ऐसी अभिक्रियाएं जो कराई जाती है वो दो प्रकार के अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एक वुड अल्कोहल और एक पेय अल्कोहल। यहाँ जो बना है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में जब NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या मिलाया इसको जाता है तो बन जाता है मेथिल अल्कोहल। उसके बाद ये मेथिल अल्कोहल को हम बोलते हैं वुड अल्कोहल यानी लकड़ी शराब। इसके पीने से अधिक लोगों की मौत होती है तो ये कॉस्टली बन चुका है। यहाँ CH3 है, CH2 है, इसमें क्लोरीन की उपस्थिति में NaOH के साथ जब गर्म करेंगे तो ये जो यहाँ कार्बन की उपस्थिति है तो 2 है तो इसको हम बोलते हैं एथिल क्लोराइड। जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सेवन लोग करते हैं शराब के रूप में। तो ये हो गया हमारा पेय अल्कोहल और ये हमारा हो गया कास्ट अल्कोहल। इसका उपयोग हम करते हैं अलग अलग पेंट और अन्य पदार्थों में और इसका प्रयोग मुख्य रूप से होता है पेय शराब के रूप में। अब व्यापारिक विधि क्या है एथेनॉल का बनाने का। तो एथेनॉल अर्थात अल्कोहल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात चीनी जो होते हैं चीनी के घोल को बहुत दिनों तक स्टॉक में रखा जाता है। यहाँ से जो प्राप्त स्टार्च होता है वो किण्वन के द्वारा उस पर फफूंद लगते हैं और उसी के कारण वह नशीला पदार्थ बना देता है। तो इस प्रकार हम व्यापारिक विधि से भी प्रयोग करते हैं। यहाँ दिखाया गया है ये चीनी का सूत्र C12H22O11 प्लस H2O है। इसको इन्वर्टेड करेंगे अर्थात किण्वन करेंगे, कुछ समय छोड़ देंगे
और छोड़ने के बाद इससे जो प्राप्त हमको होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा और साथ में फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ये जो ग्लूकोज है ये भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं, ये फ्रुक्टोज हो जो पीने मतलब कि इसका स्वाद होता है मीठा। तो यहाँ से ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, जाइमेज की उपस्थिति अर्थात किण्वन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा। यहाँ से C2H5OH और CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड के अवकरण से सभी मेथेनॉल प्राप्त किए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में यानी अवकरण कराते हैं तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। CO+H2 जिंक और क्रोमियम की उपस्थिति में CH3OH यानी मिथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। यहाँ से कमरे के ताप पर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल द्रव्य है। कमरे के ताप पर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल द्रव्य है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन I2+H2H5OH के रूप में कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल के लगातार सेवन से आलस्य, मानसिक व्याकुलता तथा मूर्छा आ जाता है। तो इस तरह से अल्कोहल के कुछ उपयोग हैं और इनके कुछ हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया गया। उपयोगिता ये है कि हम टिंचर आयोडीन के रूप में उपयोग करते हैं, अर्थात पाचन में ये सहायक होते हैं। सिरप बनाए जाते हैं, टॉनिक बनाए जाते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं अल्कोहल से। और इससे हानि क्या है? इसके लगातार सेवन से आलस्य आता है, मानसिक विकार आती है, व्याकुलता आती है तथा आदमी को मूर्छा भी आता है। ये सभी हानियां ईंधन के रूप में भी उपयोग होते हैं। ईंधन के रूप में हम अल्कोहल का इस प्रकार प्रयोग करते हैं जिसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल के लिए क्या होता है? तो अल्कोहल 20% रहता है और पेट्रोल 80%। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पावर अल्कोहल बनता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेट्रोल जो होता है अर्थात ईंधन हमें सस्ता मिलने के लिए हम उसको बना देते हैं पावर अल्कोहल। याद रखना, पावर अल्कोहल में अल्कोहल मात्र 20% होता है जबकि पेट्रोल होता है 80%। और इन्हें वाहन में एक साथ डाल दिया जाता है जो कि पावर अल्कोहल के रूप में कार्य करता है। कम लागत में अल्कोहल को मैसेज के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी इस विधि से हम पावर अल्कोहल बनाते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, यानी कम लागत में बनता है। अब मेथेनॉल का उन्मादक प्रभाव क्या है? तो ये हमारी कोशिकाओं को संघनित करते हैं, हमारी कोशिकाओं को, शरीर के अन्य भागों को भी संघनित कर देते हैं। मेथेनॉल नेत्र संबंधित शिराओं को प्रभावित कर अंधापन उत्पन्न करते हैं। शराब पीने वाले व्यक्तियों में ये जो मेथेनॉल होते हैं ये कोशिकाएं आँख की कोशिकाओं को संघनित कर देते हैं। जब ही आँख की कोशिकाएं संघनित होती है तो वह व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है वो अंधा हो जाता है। फलस्वरूप दिन या रात कभी भी उसे दिखाई नहीं पड़ता है। कभी कभी अधिक प्रकाश की उपस्थिति में कुछ दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा हल्का अंधेरा पर ही उसे दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात आँख से संबंधित अंधापन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब है मेथिलकृत स्पिरिट या विकृति स्पिरिट। ये क्या है? ये विषैले पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग मिथिल अल्कोहल 5 से 10% जैसे विषैले पदार्थ के रूप में होते हैं। यहाँ पर CuSO4 × 5H2O को वुड अल्कोहल कहते हैं। ये याद रखना है, वुड अल्कोहल यानी इसे हम बोलते हैं लकड़ी अल्कोहल, तो वुड अल्कोहल कहा जाता है। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। किससे बनते हैं? तो अल्कोहल को जब हम ऑक्सीकृत करते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे याद रखना है, अल्कोहल को ऑक्सीकृत करना है। तो यहाँ से दिया हुआ है एथेनॉल, ये पोटेशियम मैग्नेट की उपस्थिति में यहाँ से बना देता है एथेनॉल, फिर पोटेशियम मैग्नेट की उपस्थिति में ये बना देते हैं एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से ये चरण बाई चरण पूरे होते हैं। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम जो है एसीटिक अम्ल होता है। यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसीटिक अम्ल है, जिसमें 6 से 8% तनु एसीटिक अम्ल उपस्थित होते हैं और इसे हम सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग हम सब
करते हैं उसे सिरका कहा जाता है। सिरका, एसिटिक अम्ल को ही हम सिरका कहते हैं। इसीलिए हम सिरका में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है उसको हम याद रखते हैं एसिटिक अम्ल, अर्थात एसिटिक अम्ल से ही सिरका बने होते हैं। शुद्ध निर्जलीय अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। शुद्ध निर्जलीय अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एसिटिक पीएच पत्र में रंग में परिवर्तन, पीएच का मान और निष्कर्षण। HCl को जब हम पीएच पात्र पर डालते हैं तो लाल रंग का होता है, पीएच का मान 1 होता है, परवल ही अम्ल होता है। CH3COOH है, नारंगी रंग के होता है, पीएच का मान लगभग 3 होता है, ये दुर्बल अम्ल है। अब एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल के साथ एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्या होती है? क्षार के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथेनोएस्ट, सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। यहाँ देखना है एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इसमें ये जो है सोडियम एसोएट के रूप में ये भाग लेता है। तो इधर सोडियम एसोएट, ये जो NaOH है कास्टिक सोडा है, ये भाग लेता है तो बन जाता है सोडियम एसीटेट और जल बनता है। तो ये जल बनने की क्रिया प्रदर्शित करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। CH3COOH जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है CH3COOH Na+H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल गैस को उत्सर्जित करता है। जब CH3COOH और Na2CO3 अभिक्रिया करता है तो CH3COOH Na+H2O और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया 1 से कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच की जाती है। अभिक्रिया 1 से कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच की जाती है। ये जो अभिक्रिया है इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच की जाती है। अब एसिटीकरण, सांद्र H2SO4 की अभी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है। एस्टर बनाने की इस क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। इस श्रेणी को यानी एस्टर के बनाने की इस क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। CH3CO OH+H, यहाँ OC2H5, ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को जब सांद्र किया जाता है तो यहाँ एथिल एसीटेट बनता है, CH3COOC2H5 प्लस H2O। एस्टर यौगिकों में फल जैसी मीठी गंध होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। एस्टर यौगिक में जल जैसी मीठी गंध होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में, इसका स्वाद उत्पादन करने में भी करते हैं। यानी जो यहाँ महत्वपूर्ण यौगिक है ईस्टर को हम भोज पदार्थों में डालकर और उसे हम मतलब कि मधुर बनाते हैं। स्वाद भी इससे मधुर होता है और साथ ही साथ वो स्वाद में मीठा भी होता है। तो ईस्टर का प्रयोग हम भोज पदार्थों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ईस्टर जल अपघटन खनिज अम्ल का क्षार द्वारा करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यानी कि ईस्टर को जब जल अपघटन कराया जाता है तो खनिज अम्ल या क्षार द्वारा करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। CH3COOC2H5। अब यहाँ से NaOH और HF है, C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। यहाँ से जब एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल है। साबुन और अपमर्जक क्या है? तो यहाँ देखना है साबुन अलग होता है, अपमर्जक अलग होता है। साबुन मृदु जल में अभिक्रिया नहीं कर पाती है, लेकिन अपमर्जक मृदु जल में अभिक्रिया करती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल C12 से लेकर C20 का वसीय अम्ल कहा जाता है, जिसमें पामीटिक अम्ल C15 CH3, COOH, रिएस्टरिक अम्ल C17 H35 COOH और ये है ओलोइक अम्ल का सूत्र C17 H33 COOH है। यहाँ पर 34 की जगह ये जो COOH जुटा हुआ, ये 15 दूनी 30 में 1 कम हुआ, यहाँ से 17 दूनी 34 में 1 कम हुआ, यहाँ 17 दूनी 34 में 1 कम हुआ, तो CH। यहाँ देखना है HO, यहाँ बॉन्ड बना, C डबल बॉन्ड O बना,
यहाँ पर CH2 16 CH3, इसको बोलते हैं रीएस्टेरिकम, इसको बोलते हैं रीएस्टेरिकम। यहाँ Na+O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2, यहाँ पर हो गया 16 CH3, इसको हम बोलते हैं सोडियम रिएस्टेट या साबुन कहते हैं। यहाँ पर दिखाया था शीर्ष, ये पुछल्ला है पीछे का भाग, यहाँ पर दिखाया गया शीर्ष को इस प्रकार, पुछल्ला को इस प्रकार दिखाया गया। अब साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि को हम बोलते हैं साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि को कहते हैं साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि को कहते हैं साबुनीकरण। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है, यानी साबुन अलग बनेंगे, ग्लिसरॉल अलग बनेंगे। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। ये जो वनस्पति तेल को हम, वनस्पति तेल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कठोर जल के साथ साबुन का आचरण कैसा होता है? कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के विलय, सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। विलय साबुन कठोर जल में मिला तो ये अविलय साबुन और जल बना, इसको हम बोलते हैं, विलय को बोलते हैं सोडियम सिस्टिएरेट और इसको बोलते हैं कठोर जल को कैल्शियम बाइकार्बोनेट आदि। ये अविलय हो गया कैल्शियम रिएस्टेरेट। अब यहाँ देखना अपमर्जक क्या है। अपमर्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजनी सल्फेट उत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। यहाँ पर देखना है बनाया गया है सोडियम लवण को। अपमर्जक की रासायनिक प्राकृतिक साबुन से भिन्न होती है, या सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ होता है क्योंकि ये शीघ्र ही जल में घुल जाते हैं। साबुन तो जाके वो मुलायम होके बैठ जाते हैं, जबकि ये जो अपमर्जक होते हैं ये गहराई में जाके आसानी से धुलाई का काम करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है यहाँ से बताया गया है कि ये अपमर्जक रूपी है। यहाँ पर बताया गया ग्लिसरॉल है, सोडियम सिस्टिएट यानी साबुन बनाया गया है। साबुन या अपमर्जक की क्रिया विधि। अस्टीरिएट आयन यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं जिसे पुछल्ला कहते हैं। यह भाग तेल एवं ग्रीस में घोला जाता है। इसके शीर्ष पर C+O ध्रुवीय होते हैं जिसे कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये जो बनाया गया ये मिसेल है, 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 ये सभी मिसेल बनाते हैं जो एक दूसरे को विकर्षित कर जल में निलंबित होते हैं, जो जल में घुल के और निलंबित होते हैं। यहाँ देखना है साबुन का अपमर्जक का कपड़ा के समीप आना, ये समीप आ रहे हैं। हाइड्रोजनीकरण पुछल्ला तारा में तेल का घुलना, अब घुल रहा है, तेल का धीरे धीरे कपड़े को छोड़कर उठना, अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। साबुन से घिरे तेल के बूंदे का फैलना, जब हम उसको यानी अपमर्जक को जब हम मिलाते हैं तो पानी में मिलता है, उसके बाद कपड़ा में उसको मैचिंग किया जाता है, और जब कपड़ा को पुनः पानी में धोया जाता है तो वो धीरे धीरे कपड़ा छोड़ना शुरू हो जाते हैं। साबुन से गिरे तेल की बूंदें उस पर तैरना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार हम साबुन से सफाई करते हैं। अब ये वॉशिंग पाउडर क्या है? तो वॉशिंग पाउडर है सर्फ, मैजिक, लक्स, ये सभी जो कंपनियां ये सभी वॉशिंग पाउडर कहलाती है। वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% अपमर्जक रहता है। इसे शुष्क रखने के लिए इसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है। इसी को हम सरफ बोलते हैं। और वॉशिंग पाउडर निरमा हो, घड़ी हो, वगैरह वगैरह सब वॉशिंग पाउडर होते हैं जिनका उपयोग हम खास करके वो कपड़ा सफाई के लिए करते हैं। सोडियम परबोरेट की उपस्थिति में पाउडर में विरंजक गुण आ जाते हैं। यह कपड़ों में सफेदी लाता है। ये जो सोडियम परबोरेट रहता है इसको हम पाउडर में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो विरंजित होकर कपड़ा में सफेदी ज्यादा लाता है और गंदगी को दूर भगाता है। तो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन होता है, यानी अंतिमा क्वेश्चन होता है, साबुन और अपमर्जक में क्या है अंतर, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ से लिखा गया है भी, ये अपमर्जक क्या है, वॉशिंग पाउडर क्या है, इधर बताया गया साबुन क्या है। तो इसके आधार पर आप कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम अभी जानेंगे। तो यहाँ पर है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन इतना जो लिखा हुआ है इसका सीधे तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा जो आंसर है कि आज से हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर आए हुए भूकंप और प्राकृतिक आपदा के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर धंस गए थे, जिनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो सका।
और ये अपघटित ना होकर ये कार्बनिक यौगिक में बदल गए। इससे ही कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों के का मिट्टी, बालू और चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है, बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है और छोटे छोटे पेड़ पौधे या जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो यहीं से हो गया कि कोयला का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोयले के निर्माण के लिए बड़े बड़े आकार के पेड़ पौधे को दबा दिया जाता है जमीन के अंदर और लाखों हजार वर्ष छोड़ने के बाद वो कार्बन के रूप में यानी कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब उनके पेड़ पौधे और जीवाश्म के छोटे छोटे कण होते हैं जिनको लाखों और हजारों बरस तक जमीन में दफना दिया जाता है और ये छोटे छोटे कण होते हैं जो द्रव रूप में संघनित होकर और पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इसमें होता है जीवाश्म। जीवाश्म पहले कहते किसे हैं तो पृथ्वी पर आए लाखों हजारों वर्ष पहले भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए जमीन के अंदर। इसके फलस्वरूप इनके बड़े आकार अपघटित नहीं हो पाए जिनसे कोयले का निर्माण हुआ और छोटे आकार यानी कि छोटे जो आकार के थे जीवाश्म उनसे पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ।